हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉ रेट पर। आज हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये दिया गया है आर्टिकल 32 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही है। आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 के बारे में ये एक बात कही है डॉक्टर अंबेडकर ने। If I was asked to name any particular article in this constitution as the most important, an article without which this constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except it is the way, soul of the constitution and the very heart of it. ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। इसका मतलब ये है, अगर मुझसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के बिना मतलब ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इन आर्टिकल्स को ही रिफ़र करूँगा, आर्टिकल 32 से 35 के बारे में। और आर्टिकल 32 और 35 से मतलब आर्टिकल 32 से 35 तक का डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 में मेनली PIL की बात की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, और रिट्स की बात की है। रिट्स और PIL हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। आर्टिकल 32 स्टार्ट करते हैं। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट। क्लॉज 1 बात करता है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कंफर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। क्लॉज 2 बात करती है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari। ये 5 writs की इसमें बात की गई है। whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे सकती है या इनमें से इन 5 में से कोई सी भी रिट्स इश्यू कर सकती है अगर उसको लगता है कि जो राइट्स दिए गए हैं एक पर्सन को वो ढंग से या सही मैनर में अप्रोप्रिएट वे में वो एनफोर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बाद है 3rd क्लोज विदाउट प्रिजुडाइज टू द पावर्स कंफर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लोजेस 1 and 2। पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2। इसके बाद क्लोज 4 बात करती है द राइट्स गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है। आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो गिवन पावर ऑफ इशूइंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबिस कॉर्पस एक्सेट्रा। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है कि वो भी रिट्स को इशू कर सकता है। द पावर ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर दैन द पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 ऑन द सुप्रीम कोर्ट। जो पावर दी गई है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को वो ज़्यादा वाइड है इन रिलेशन टू जो पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इन एज मच एज द सुप्रीम कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स अदर दैन फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि जो हाई कोर्ट को पावर दी गई है आर्टिकल 226 में ये केवल फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट में नहीं दी गई है, बट जो इसके अलावा भी और जो राइट्स हैं उन्हें भी एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। बट आर्टिकल 32 कैन बी इन्वोक्ड ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर नो अदर पर्पस। लेकिन जो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है उसमें फंडामेंटल राइट्स को ही एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। अगर और किसी राइट का वायलेशन हुआ है तो उसके लिए वो कोई रिट इशू नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखते हैं 2nd द jurisdiction conferred on the Supreme Court by Article 32 is an important part of the basic structure of the Constitution because it is meaningless to confer fundamental rights without providing an effective remedy for their enforcement। जो पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। बिकॉज अगर फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कुछ भी आपको एक इफेक्टिव रेमेडी नहीं दी जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स का इशू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। पार्लियामेंट कैन हाउएवर एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट विद सच अ पावर अंडर आर्टिकल 139।
इसके बाद थर्ड, द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कैन नॉट बी एन इन डेरोगेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। इसमें जो पावर दी गई है हाई कोर्ट को, डेरोगेशन में नहीं हो सकती है। जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, मतलब जो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है, वो डेरोगेशन में नहीं हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्डर अंडर आर्टिकल 32 विल सुपरसीड द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट प्रीवियसली पास्ड। रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 32, बिकॉज आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो जो आर्टिकल 32 में रिट्स दी गई है, जो रेमेडी दी गई है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, तो वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट ही है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है कि वो रिट नहीं जारी कर सकता। It has to consider the petition, but remedy under Article 226 is discretionary. Article 226 में because वो fundamental right नहीं है, तो वो discretionary होता है। An application under Article 32 may always be made first to the Supreme Court, since Article 32 is itself a fundamental right. It is a substantive right, not a mere procedural right. There is no need to resort to Article 226 before approaching the Supreme Court under Article 32. Who can apply? Locus standi. Locus standi क्या होता है? कौन अप्लाई कर सकता है? The traditional rule is that the right to move the Supreme Court is only available to those whose fundamental rights are infringed. जो ट्रेडिशनल रूल था वो तो ये था कि जिसके फंडामेंटल राइट्स को का वायलेशन हुआ है, वो ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके एनफोर्समेंट के लिए कुछ लाइक पिटीशन जारी कर सकता है। The power vested in the Supreme Court can only be exercised for the enforcement of fundamental right. जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को ही एनफोर्स करने के लिए यूज कर सकता है। The writ under the remedy is asked under Article 32 must be correlated to one of the fundamental rights sought to be conferred enforced. Article 32 में जो रिट जारी करने के लिए कहा गया है, वो फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड होनी चाहिए। The remedy must be sought through appropriate proceedings. इसके बाद बात करते हैं PIL की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। द कोर्ट नाउ परमिट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशंस एट द इंस्टेंस ऑफ पब्लिक spirited citizens for the enforcement of constitutional and other legal rights of any person or group of persons who, because of their poverty or socially or economically disadvantaged position, are unable to approach the court for relief. आजकल कोर्ट ने ये भी जारी कर दिया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक न्यू वे आ गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है अगर किसी के राइट्स, मान लिया एक पर्सन है, उसके फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट कर रहा है और उसमें वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है कि उसके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, तो हम उसमें भी कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वो इन चीज़ों से अवेयर है या वो कम पढ़ा लिखा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो कोई अदर पर्सन भी उसके बिहाफ एक लिटिगेशन फाइल कर सकता है, एक पिटीशन फाइल कर सकता है। इसमें केस देखते हैं SP गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जजेस ट्रांसफर केस बताया गया है, इसको फेमस है। A 7-member bench of the Supreme Court has firmly established the rule regarding the public interest litigation. एक 7 मेंबर की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने रूल निकाले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड। The court held that any member of the public having sufficient interest can approach the court for enforcing constitutional or legal rights of other persons and redressal of a common grievance. कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी और पर्सन का कोई सफिशिएंट इंटरेस्ट है, अगर किसी दूसरे पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो वो भी एक पिटीशन फाइल कर सकता है। द कोर्ट सेड दैट इट वुड हैव टू बी डिसाइडेड फ्रॉम केस टू केस एज टू वेदर द पर्सन अप्रोचिंग द कोर्ट फॉर रिलीफ हैज सफिशिएंट इंटरेस्ट एंड हैज नॉट एक्टेड विद मैलिफिडे और पॉलिटिकल मोटिव्स। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि जो पर्सन एक PIL लेकर आ रहा है उसका उसमें सफिशिएंट इंटरेस्ट है भी या नहीं, या वो एक्ट नहीं कर रहा होगा बुरे इरादों के साथ। फिर केस देखते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इट वॉज हेल्ड दैट पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड लोकस स्टैंडी टू फाइल अ पिटीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ various labor laws under which certain benefits are conferred on the workers. The union brought this fact to the notice of the court through a letter
एक पब्लिक यूनियन थी डेमोक्रेटिक राइट्स की, उन्होंने पिटीशन फाइल करी कि वेरियस लेबर लॉज जो है वो बेनिफिट के लिए होते हैं पीपल के। तो इसके लिए एक लेटर दिया गया कोर्ट में, मतलब एक नोटिस की तरह। The court rejected the argument that such public interest litigation would create arrears of cases and therefore should not be encouraged. कोर्ट ने इस लेटर को ये कह के मना कर दिया कि अगर हम इस टाइप की केसेस लेने लगे तो ऐसे बहुत सारी PIL फाइल हो जाएंगी और बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, और इससे एनकरेज हम नहीं करना चाहते। भगवती जी ऑब्जर्व नो स्टेट हैड द राइट टू टेल इट्स सिटीजन दैट बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ द rich are pending in our courts, we will not have the poor to come to the courts for seeking justice until the staggering load of cases of people who can afford rich lawyers is disposed of। भगवती जी ने ये कहा इस डिसीजन के बाद कि कोई भी स्टेट अपने सिटीजन्स को ये कह के उसका केस रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज कि एक बहुत बड़ा संख्या रहती, मतलब एक बहुत सारे केसेस जो रिच पीपल है उनके पेंडिंग है हमारी कोर्ट में। ये कहकर आप किसी भी सिटीजन के केस को मना नहीं कर सकते हैं, किसी भी केस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो रिच पीपल उन्होंने रिच लॉयर को अपॉइंट किया गया है, तो इस वजह से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद केस है बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर्स इन्फर्ड द सुप्रीम कोर्ट थ्रू अ लेटर दैट दे कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ द स्टोन क्वेरीज सिचुएटेड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने कुछ बॉन्डेड लेबर्स को देखा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि उन्हें एक सर्वे कराना चाहिए स्टोन क्वारीज जो कि फरीदाबाद में थी, हरियाणा स्टेट में, एंड फाउंड दैट देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन दोज stone quarries under inhuman and intolerable conditions and many of them were bonded laborers। तो उसमें जो उन्होंने एक सर्वे कराया था उसमें ये आया कि क्या नाम कि लेबर्स जो थे वहाँ पर वो स्टोन कैरेज में वर्क कर रहे थे और बहुत ही गंदी सिचुएशन में, बिकॉज इसमें कहा गया है इनह्यूमन एंड इनटॉलरेबल कंडीशंस में वो वहाँ वर्क करते थे, और उनमें से बहुत जो थे वो बॉन्डेड लेबर्स भी थे। The petitioners prayed that a writ be issued for proper implementation of the various provisions of the Constitution and statutes with a view to ending the misery, suffering and helplessness of these laborers and release of bonded laborers. The court treated the letter as a writ petition and appointed a commission consisting of 2 advocates to visit these stone quarries। कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने उस लेटर को एक रिट पिटिशन की तरह डील किया उस लेटर से, और एक कमेटी को भेजा और 2 एडवोकेट्स को वहाँ भेजा स्टोन कैरीज में, और उन्होंने इंक्वायरी करी वहाँ पर। रिपोर्ट टू द कोर्ट अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, तो उन्होंने बॉन्डेड लेबर्स के बारे में एक रिपोर्ट दी। द कोर्ट हैड दैट वेयर अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL एलिंगिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड लेबर्स इज फाइल्ड, इट इज़ नॉट प्रॉपर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रेज प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। जहाँ पर एक PIL फाइल होती है कि बॉन्डेड लेबर्स के रिलेटेड, तो उसमें ये नहीं कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ये गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट सीधा एक्शन नहीं ले सकती है, उसे कमेटी बनानी होगी, उसके बाद ही वो चेक कराएगा वहाँ पर कि बॉन्डेड लेबर है नहीं है, उसके बाद ही वो कुछ एक्शन ले सकती है। ऑन द कंट्रारी द गवर्नमेंट शुड वेलकम एन इंक्वायरी बाय द कोर्ट सो दैट इफ इट इज़ फाउंड दैट देयर आर बॉन्डेड लेबर्स ऑन वर्कर्स लिविंग इन ह्यूमन कंडीशन सच एज सिचुएशन कैन बी सेट राइट बाय गवर्नमेंट। इसके बाद केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता ने बहुत सारी PILs फाइल की हैं, इनके बहुत सारे केस आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। मैंने JN पांडे से ये पढ़ा था, तो MC मेहता के बहुत सारे केसेस हैं उसमें। चलिए देखते हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वाइडन द स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड लेट डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में गाइडलाइंस आई थी PIL से रिलेटेड। The poor in India can seek enforcement of their fundamental right from the Supreme Court by writing a letter to any judge. Such a letter does not have to be accompanied by an affidavit. तो इनकी सबसे पहले गाइडलाइन ये थी कि जो भी इंडिया में पुअर है, जो गरीब लोग हैं, वो अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर भी लिख कर दे सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एफिडेविट के साथ ही कंबाइन करके दे, ये ज़रूरी नहीं होगा।
अगर उन्होंने एक लेटर भी लिख के दिया है तो वो भी एक पिटीशन की तरह काम करेगा. The court held that under Article 32, it has power to grant remedial relief, which includes the power to grant compensation in appropriate cases where the fundamental right of the poor and disadvantaged person are violated. Article 32 cannot be used as a substitute for claiming compensation for the infringement of fundamental rights through the ordinary process of civil court. तो आर्टिकल 32 में जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, वो अगर उसे सही लगेगा तो वो एक कंपनसेशन भी प्रोवाइड करा सकती है इंजर्ड पार्टी को, बट ये एक इसके लिए नहीं होगा आर्टिकल 32 कि आपको कंपनसेशन ही चाहिए. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ आपको कंपनसेशन देनी चाहिए तो वो उसमें ग्रांट कर सकता है, बट मेनली आप कंपनसेशन के लिए आर्टिकल 32 में केस फाइल नहीं कर सकते हैं. It can only be done where the violation of fundamental right of people of poor is gross and patent and affects person on a large scale, or where it appears to be unjust or unduly harsh or oppressive on account of their poverty or disability or socially or economically disadvantaged position to seek remedy in the civil court. इसके बाद थर्ड गाइडलाइन दी. The court held that the court can appoint socio-legal commissions or devise any procedure and forge any tools it deems appropriate for the enforcement of fundamental rights of the poor. इसके बाद क्रिटिसिज्म भी हुआ कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का. क्या था? फर्स्टली इट इज सेड दैट बाय एंटरटेनिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू अ लेटर द कोर्ट विल बी फ्लडेड विद लिटिगेशन रिजल्टिंग डिले इन डिसाइडिंग मैनी अदर इंपॉर्टेंट केसेस. कि अगर आप एक लेटर को ही PIL की तरह डील करेंगे उससे, तो कोर्ट जो है उसमें बहुत सारे केसेस आ जाएंगे और उसके कारण जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनके डिसाइड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा. सेकेंडली इट इज पॉइंटेड आउट दैट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट by the courts through the PIL in the sphere of executive and legislation not justified as it is likely to cause conflict between the three organs of government. तो इसमें यह भी कहा कि अगर जो कोर्ट है वो इंटरफेरेंस करेगा एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में एक PIL के द्वारा, तो वो कन्फ्लिक्ट का एक सोर्स बन सकता है जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं. एंड देन थर्डली द कोर्ट हैज़ नो कैपेसिटी टू एनफोर्स इट्स ऑर्डर एंड इन मैनी केसेस द कंडीशंस हैव नॉट चेंज्ड. During the year 2005, a number of writ petitions were filed by way of public interest litigation, highlighting social and political problems which the legislation and the executive were not willing to solve due to political reasons, e.g. MP sting operation in which 11 MP were charged taking money for asking questions in the parliament. जो 2005 में बहुत सारी पिटिशन्स आ गई थी, बहुत सारी पब्लिक PILs फाइल हुई थी, ये मेनली रिलेटेड थे सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से. इसके बाद देखते हैं PIL ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड मिसयूज़, कि इसका क्या ओरिजिन था, इसका डेवलपमेंट का कैसे हुआ और इसका मिसयूज़ भी कैसे हुआ. इसमें केस है स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल का, आई थिंक चौफल ही है ये. The petitioner has challenged the appointment of the Advocate General of the state on the ground that it was overage, that is beyond 62 years as provided in Article 217 of the Constitution. Petitioner ने चैलेंज किया एक अपॉइंटमेंट को एडवोकेट जनरल की, उनकी एज थी 62 years, beyond 62 years. The Supreme Court held that there is clear misuse of powers of the court and directed the petitioner to pay cost of ₹1 lakh in the name of Registrar General of the High Court of Uttarakhand. The Supreme Court has laid down important guidelines for checking its misuse. Supreme Court ने guidelines दी इसके misuse को check करने के लिए. क्या क्या थी? The court must encourage genuine and bona fide PIL and effectively discourage and curb PIL filed for extraneous considerations. की court को encourage करना चाहिए जो like एक pure reason के लिए हुई है, कि जो सच जो एक बार मतलब वो सच में PIL ही है, वो किसी के फ़ायदे के लिए फाइल की गई हैं, तो ऐसी PIL को उन्हें एनकरेज करना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए जो कि मिसयूज़ के लिए की गई हैं. इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जज डिवाइजिंग हिज ओन प्रोसीजर ऑफ डीलिंग विद द PIL, इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ईच हाई कोर्ट to properly formulate rules for encouraging the genuine PIL and discouraging PIL filed for oblique motives. अगर हर एक हाई कोर्ट अपना तरीका लगाएगा किसी भी PIL को फाइल करने में, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अगर एक ही तरीका अपना लिया जाए, कुछ रूल्स बना दिए जाए कि PIL को इस तरह से डील किया जाएगा, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. द कोर्ट्स शुड प्राइमा फेशियली वेरीफाई द credentials of the petitioner before entertaining a PIL.
Then the court should be prima facie satisfied regarding the correctness of the contents of the petition before entertaining a PIL. The court should be fully satisfied that substantial public interest is involved before entertaining the petition. The court should ensure that the petition involves large public interest, gravity, and must be given priority over other petitions. The court should also ensure that there is no personal gain, private motive, or oblique motive behind filing the PIL. The court should also ensure that the petition filed by busybody for extraneous and ulterior motives must be discouraged by imposing exemplary costs or by adopting similar novel methods to curb frivolous petitioner filed for extraneous considerations. इसके बाद केस देखते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस. The Supreme Court directed the company manufacturing hazardous and lethal chemicals and gases posing danger to health and life of workmen and people living in the neighborhood to take all necessary safety measures before reopening the plant. सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी को डायरेक्ट किया जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग करती थी hazardous lethal केमिकल्स की और गैसेस की, कि वो पहले अपने सेफ्टी चेक करे, उसके बाद ही वो रीओपन हो सकेगा. There was a leakage of chlorine gas from the plant resulting in death of one person and causing hardships to workers and residents of the locality. This was due to the negligence of the management in maintenance and operation of the caustic chlorine plant of the company. The matter was brought before the court through a PIL. The management was directed to deposit a sum of ₹20 lakhs by way of security for payment of compensation claims of the victims of oleum gas leak with the registrar of the court. In addition, a bank guarantee for a sum of 15 lakhs was also directed to be deposited, which shall be encashed in case of any escape of chlorine gas within a period of 3 years from the date of the judgment, resulting in death or injury to any workman or any person living in the vicinity. Subject to these conditions, the court allowed the partial reopening of the plant. उन्होंने ये कंडीशन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कंडीशन है, अगर आप इनको फुलफिल कर देते हैं तो उसके बाद आप पार्शियल रीओपनिंग कर सकते हैं अपने प्लांट की, अपनी कंपनी की. पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन अंडर आर्टिकल 32. क्या पावर्स होती है आर्टिकल 32 के अंदर में कि आप कंपेंसेशन दे सकते हैं. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द पावर ऑफ द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज नॉट मेयरली प्रिवेंटिव, दैट इज प्रिवेंटिव द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट ऑल्सो रेमेडियल इन नेचर. दैट इज पावर टू ग्रांट कंपेंसेशन, कि ये एक रेमेडियल भी है इन नेचर में कि ये कंपेंसेशन दे सकती है. द कोर्ट सेड द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट सच रेमेडियल रिलीफ मे इंक्लूड द पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन इन अप्रोप्रिएट केसेस. कि अगर एक कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है तो उसके पास पावर है कि वो कंपेंसेशन भी दे सकता है. पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस पुलिस कमीशन, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर. One of the laborer was taken to the police station for doing some work. When he demanded wages, he was severely beaten, and as a result of which he died. It was held that the state was liable to pay compensation of ₹75,000 to the family of the deceased. इसके बाद हम देखते हैं रेस जुडिकेटा. ये भी इसका एक पार्ट है, छोटा सा ही पार्ट है, फटाफट देखते हैं. रेस जुडिकेटा इज अ रूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी दैट देयर शुड बी फाइनलिटी to binding decisions of courts of competent jurisdiction, and that parties to the litigation should not be vexed with the same litigation again. The principle is embodied in section 11 of the Code of Procedure, Civil Procedure. इसमें केस है दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का. इट वॉज हेल्ड दैट वेयर द मैटर हैड बीन हियर्ड एंड डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, द रिट अंडर आर्टिकल 32 इज बैक्ड बाय द rule of res judicata and could not be entertained. Exception to res judicata, Gulam Sarwar versus Union of India का case. The court held that the rule of res judicata is not applicable in the writ of habeas corpus, and where the petitioner has been refused a writ from the high court, he may file a petition for the same writ under article 32. आर्टिकल 32 आज की वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 32. आप आर्टिकल 33, 34 और 35 अपने BR एक्ट्स में से एक बार रीड कर सकते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 32. एक सेकेंड. आर्टिकल 32 इस वीडियो में हमने पढ़ा. आई होप आपको मेरी वीडियो से समझ में आया होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.